नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट की सुपुत्री मेघा भट्ट ने अपनी संस्था के माध्यम से सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में डॉक्टर, नर्सेज और उनसे संबंधित स्टाफ को 100 पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए। ये आज पूरा देश जो है कोरोना संक्रमण से संक्रमित है और ऐसे में देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ हैं जिस तरह से जैसे भी सामर्थ्य के अनुसार जो है अपना योगदान दें। इसी क्रम में ढाल संस्था है जिसकी अध्यक्षा मेघा भट्ट है, तो उसके द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरह से पीपीई किट, आर्मी हॉस्पिटल्स है, पुलिस डिपार्टमेंट है, अभी जम्मू में उसके हस्बैंड पोस्टेड हैं तो वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दी जा रही हैं और जगह भी। तो हमने भी यहाँ के लिए उनसे कहा था कि हमारा जो सेंटर प्लेस है, जो हमारा सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारे कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहाँ के लिए भी कुछ अरेंजमेंट है। तो उन्होंने अरेंजमेंट करके जो है यहाँ हमने आज ढाल संस्था की ओर से 100 पीपीई किट और 50 हैंड वॉश, 50 सैनिटाइज़र, 50 N95 मास्क, 50 ग्लव्स, इस तरह से कई सामान जो है डोनेट किया है। देखिए, आज लॉकडाउन में विशेष पुलिस अधिकारियों की तैनाती शुरू कर दी गई है। ये एसपीओ ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन सभी को आज वितरित की गई। गदरपुर थानाध्यक्ष जसविंदर सिंह ने बताया कि आज गदरपुर थाने के 60 से ज़्यादा एसपीओ को रात में पहनने वाले जैकेट प्रदान किए गए हैं। गदरपुर थाने के अनेक सीमावर्ती इलाकों में एसपीओ पुलिस के साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस बल में जो है जनशक्ति की कमी होने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर द्वारा कुछ एसपीओ को भर्ती करने के निर्देश दिए गए थे। तो जिसके आदेश के अनुपालन में हमारे द्वारा कम से कम 60 एसपीओ और जो है वो उनको जो है नामित किया गया है, जिनको जो है आज जनपद स्तर से प्राप्त जैकेटों को उनको वितरित किया गया और उन्हें निर्देश किया गया कि आप भी एक पुलिसकर्मी की तरह हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कोरोना के युग में हमारा साथ देंगे और ड्यूटियाँ करेंगे। अभी जो वर्तमान में जो हमें आवश्यकता प्रतीत हो रही है वो तो जनपद के जो हमारे इंटर स्टेट जो और इंटर डिस्ट्रिक्ट और जो बॉर्डर हैं उन्हीं पे हम इनकी ड्यूटी ले रहे हैं। उसके साथ साथ हम इनके विलेज क्वारंटाइन सेंटर जो हैं उन पर भी हम इनसे ड्यूटियाँ ले रहे हैं। उत्तराखंड के प्रवासियों को लेकर चौथी स्पेशल ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची। श्रमिकों का मौके पर तैनात कर्मचारियों द्वारा ताली बजाकर स्वागत किया गया। श्रमिक ट्रेन में गुजरात से इसमें 1407 लोग सवार थे, जो गुजरात के अलग अलग जिलों में रहकर काम कर रहे थे। दूरस्थ जिलों के लोगों को छोड़कर रेलवे स्टेशन पर इनके रजिस्ट्रेशन के बाद बसों द्वारा इन्हें इनके जनपद के लिए रवाना किया गया। आती नहीं इन कांग्रेसियों को। देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, लूट करके खा लिया इस देश को। आज भी देश को क्या करना चाहते हैं, इनके मन में क्या है, क्या चाहते हैं, ये जो चाहते हैं सब। और जो जब किसी मुसलमान के साथ कोई घटना घटती है तो ये कुछ भी बोल देते हैं, और हिंदुओं के साथ घटना घटती तो इनको शर्म नहीं आती। हमारे 10 जवान बर्फ में दब करके मरे थे, हनुमंतप्पा जिसमें शामिल था। सोनिया गांधी का या कांग्रेस पार्टी का किसी का कोई बयान नहीं आया। जितने भी हमारे योद्धा मरने लग रहे हैं, इनको कहते हैं कि जवान तो मरने के लिए होते हैं। शर्म करो, डूब मरो, तुम्हारे पास में कोई लाज शर्म है तो, नहीं तो इस देश को खाली करो। गंदगी मचा रखी तुमने इस देश के अंदर, शर्म नहीं आती तुम बदमाशों को। यहाँ पर लुटेरे आकर के खड़े हो गए। और एक वो जो एक पृथ्वीराज चौहान निकली, वो है तो जयचंद, लेकिन नाम उसने पृथ्वीराज चौहान रख रखा है। उसको पृथ्वीराज चौहान अपना नाम हटा करके अपना जयचंद नाम रखे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने ये बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। अगर उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है तो संत समाज उसकी निंदा करता है, और इस तरह का बयान देने का अधिकार उनको किसने दिया है। इस तरह का बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इससे लगता है कि इनकी दृष्टि मंदिरों पर ही है। सिर्फ मंदिरों के सोने की ही बात इन्होंने क्यों की, क्योंकि अन्य धर्मावलंबियों के भी उनके भी अपने पूजा स्थल हैं।
तो उसकी न चर्चा न करके इन्होंने सिर्फ हिंदू मंदिरों की चर्चा की है। वैसे उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो ये बहुत ही जो है अफसोसजनक है। ये संत समाज जो है इस तरह के बयानों की निंदा कर। उनकी जो पार्टी के लोग हैं जो कितना देश को लूट करके लेके गए हैं, पहले तो उसको पहले समाज की सेवा में लगाए, पहले उसको वापस लेके आए। वाड्रा के पास इतनी संपत्ति पड़ी है, पहले तो अपनी उसी पार्टी के लोग हैं उसको पहले समझाए, उसके बाद मठ मंदिरों पर निगाह डाले, तब तो पता भी चले। अब मठ मंदिरों के पास संपत्ति है तो भाई मठ मंदिर तो सेवा भी कर रहे हैं, इसलिए ये सब निंदात्मक है। फालतू के लोग हैं, कुछ बोलते रहते हैं, इनके पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत समाज तो घोर निंदा करता है, ऐसे लोगों को महत्व भी नहीं देते हम तो ऐसी बातों। पापड़ फैक्ट्री से हो रहे ध्वनि प्रदूषण की शिकायत ग्रामीणों ने पुलिस से की। दरअसल दिनेशपुर के मोतीपुर नंबर 2 के ग्रामीणों ने गांव के बीचों बीच चल रही पापड़ फैक्ट्री से उन्नत होने वाली ध्वनि प्रदूषण एवं फैक्ट्री में जिले व जिले के बाहर से आने वाले लोगों से कोरोना वायरस फैलने के डर से गाँव के लोग भयभीत हैं। इसलिए गांव वालों ने फैक्ट्री पर कोरोना संक्रमण से बचने का कोई भी संसाधन न होने और फैक्ट्री में भीड़ होने का आरोप लगाते हुए थाना दिनेशपुर में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आज हम थाने में एक फैक्ट्री है, पापड़ फैक्ट्री है, मोतीपुर गांव के बीचों बीच में, जिनमें जो है ये लॉकडाउन के समय उनकी जो माल बन रहा है उन मालों को खरीदने के लिए यूपी बॉर्डर है, यूपी से भी लोग माल लेने के लिए आ रहे हैं, जिससे गांव में जो है बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। और इस समय कोरोना महामारी का चपेट है, सभी लोग अपने घरों में हैं, लेकिन क्या है कि उनके कारण जो हमारे गांव में खतरा बना हुआ है कि कहीं हमारे गांव में जो है कोरोना वायरस फैल ना जाए। तो आज हम तहरीर देने थाना अध्यक्ष जी को आए थे कि भाई जो है हमारे गाँव की सुरक्षा के लिए आप जो प्रबंध करें। तो लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड में फूलों की खेती को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य किसानों को अब तक 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राज्य सरकार ने केंद्र से नुकसान की भरपाई का अनुरोध किया। दरअसल राज्य में 750 हेक्टेयर में फूलों की खेती की जाती है और लगभग 850 मीट्रिक टन फूलों की पैदावार यहाँ होती है। दिल्ली मार्केट में 8 से 10% खपत यहीं के फूलों की होती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से राज्य के फूलों की खेती पर बुरा प्रभाव पड़ा है। मतलब ये सारा नुकसान हुआ है। और कितना नुकसान, कितनी लेबर आपके यहाँ आती थी पहले और अब क्या हाल है? पहले तो हमारे यहाँ लमसम 50 से 60 लेबर परमानेंट चलती थी। अब इस समय एक लेबर नहीं मिल रही है, मैं ढूंढे। लॉकडाउन कोरोना के चक्कर में कोई लेबर नहीं आ रही है। क्या हालात है फूलों के और पौधे के? तो यहाँ पर हालात क्या, जो भी देखो, अगर जैसे 100 पौधे लगे हैं तो उसमें 2 पौधे बचे हैं, 98 चले गए। कुछ घास से चले गए, कुछ बीमारी से चले गए, कुछ ओले से चले गए। यही लॉकडाउन और उसके मतलब ओले, आंधी तूफान से नुकसान ये सारा हुआ। यहाँ लोगों ने बिडिंग की, क्योंकि अतिवृष्टि पर्वतीय राज्यों में तो होना स्वाभाविक है। तो उस स्थिति में जल्दी बाकी इंश्योरेंस कंपनी में हम पे नहीं आई, लेकिन हमने अतिवृष्टि सेब की फसल को हमने अतिवृष्टि में शामिल करने का काम किया, ताकि अगर बागवानी में उनका नुकसान हो तो उनको इंश्योरेंस का फ़ायदा मिल सके। इसके साथ साथ SDRF के मानकों के अनुसार से भी उनको मुआवजा देने का काम किया जा रहा है। जो कृषि विभाग के द्वारा संपूर्ण आकलन करने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग को सौंप दिया गया और उसके हिसाब से वो उनको मुआवजे का आवंटन होगा। साथ ही साथ मैंने निर्देश ये भी दिए हैं अपने अधिकारियों को, क्योंकि मंडी में भी फसल के नुकसान का प्राविधान है, तो मैंने उनसे कहा कि आकलन करके संबंधित जिस भी सब डिवीज़न का वो मामला हो वहाँ के SDM से उसको प्रमाणित करवा के और मंडी परिषद को प्रेषित किया जाए, ताकि मंडी परिषद से भी उनको हम कुछ मुआवजा दिला सकें। लालकुआ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित तराई केंद्रीय की वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण और कब्जे के खिलाफ वन विभाग की नींद खुल गई है। यहां ट्रांसपोर्ट नगर स्थित में खाली पड़ी वन भूमि पर कांग्रेस नेता द्वारा किए जा रहे बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे का वन विभाग के मुख्य वन संरक्षण डॉक्टर पराग मधुकर ने इसका संज्ञान लिया।
एक क्षेत्र प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय का पड़ता है, तो संबंधित रेंज अधिकारी टांडा को जांच सौंपी गई है और साथ ही में जो उनके हमारे SDOs है वो भी उनको मदद कर रहे हैं और जो भी इसमें आएगा सामने आएगा, तथ्य सामने आएंगे, तथ्य के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल सांसद अजय भट्ट लॉकडाउन में फंसे प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को दूसरे राज्य से उत्तराखंड में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सांसद फोन के माध्यम से बाहरी राज्यों में फंसे प्रवासी उत्तराखंड के लोगों से वीडियो कॉल या फोन करके भी बात कर रहे हैं और उनसे धैर्य बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और ये भरोसा दे रहे हैं कि उन्हें जल्द ही सुरक्षित वापस लाया जाएगा। जहाँ भी जो परेशानी होती है उसका निराकरण हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके या कंसर्निंग स्टेट के मिनिस्टर साहब से बात करके, मुख्यमंत्री जी से बात करके और केंद्र के माननीय मंत्रीगणों से और केंद्रीय अधिकारियों से जहाँ भी हमको बात करनी होती है हम बात कर रहे हैं। जैसे हमारी ट्रेन लगी हैं तो उसमें अपने अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी ट्रेन चाहिए वो लिखा, कुछ सांसदों ने हमारे पत्र लिखे, तो कुछ लोगों ने सीधे बात करी, तो सब लोग चिंतित हो गए। इसी तरह से देश भर से जो उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, हर आदमी के पास रोज़ाना मैं समझता हूँ 100-150 फ़ोन आते होंगे। हमने जैसे अपने 3 फ़ोन कनेक्शन सुबह से लेकर रात के 11-12 बजे तक बिल्कुल वो लगातार चलते रहते हैं, प्रारंभ किए हैं, किसी को रोका नहीं है, क्योंकि इस समय विपत्ति में लोग हैं, उनको सही गाइड हो जाए, गाइडेंस सही मिल जाए, कैसे आना है, क्या करना है, तो एक अच्छा मैसेज जाता है। मसूरी के बूचड़खाने में कोरोना पॉजिटिव मामला मिलने के बाद से ही बूचड़खाने के स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं उस इलाके की। वहीं प्रशासन द्वारा सही तरीके से बूचड़खाने को सैनिटाइज न कराए जाने से लोग गुस्से में हैं। बूचड़खाने में रह रहे युवाओं द्वारा अपने और आसपास के क्षेत्र को खुद सैनिटाइज करने का संकल्प लेकर क्षेत्र में सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे इलाके को। वह खुद ही कमर कस रहे हैं और हम आगे भी हमने वहाँ पर यहाँ के सभासद मैडम है उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा है कि हम आपको यहाँ सामान मुहैया कराएंगे और आप खुद ही सैनिटाइज कर सकते हैं। और अगर उन्होंने नहीं यहाँ पर कल हम लोगों को सामान मिलता तो हम अपने आप अपनी द्वारा सामान ला करके यहाँ पर मोहल्ले को सैनिटाइज करेंगे। प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं चूक तो हुई है कि जब वो आई थी महिला तो उसको पहले ही क्वारंटाइन कर देना चाहिए था। होम क्वारंटाइन ना करके उसको जो एक सेंटर बना हुआ है होम क्वारंटाइन का, तो उसको वहीं क्वारंटाइन करना था। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा ये गलती तो हुई है, जिसका खामियाजा हम सब मोहल्ले वालों को भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ कल से हम गुहार लगा रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव जाने के बाद कि इस मोहल्ले को सैनिटाइज किया जाए, लेकिन मोहल्ले में कोई तरीके की किसी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी। तो लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की मंगलूर विधायक काजी निजामुद्दीन की मुहिम लगातार जारी है। अब तक आसपास के इलाकों में फंसे तकरीबन 250 लोग विधायक की कोशिश से अपने घर तक पहुंचने में कामयाब हुए। वहीं मुंबई, चेन्नई, गोवा जैसी जगह पर फंसे हुए लोगों के लिए भी उन्हें वापस बुलाने की तैयारी की जा रही है। पासेस बने हैं, वो 250 लोगों के पासेस बने हैं वापस आने के, और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और एक पास तो सिक्किम का भी बन गया है। उनके परिजन उनको लेने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ DM साहब हरिद्वार का और जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की मैडम का। उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर ये पासेस बनाए हैं। अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले बातचीत देहरादून भी चल रही है। जो हमारे लोग ऐसे हैं जो पर्सनल गाड़ियों से नहीं आ सकते, वो ज़्यादा दूर हैं, मुंबई हैं या गुजरात हैं, गोवा हैं, चेन्नई हैं, बेंगलोर हैं, हैदराबाद हैं। एक बड़ा ग्रुप जो है लगभग 250 लोगों का ग्रुप हमारा छत्तीसगढ़ में भी है। तो हम लोग उनको लाने के लिए भी हम पूरी कोशिश हमारी जारी है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद उच्च हिमालय क्षेत्र के पौराणिक विष्णु धाम के कपाट खुलने का सिलसिला जारी है। पांडवकालीन बंशी नारायण मंदिर के कपाट भी अब खोल दिए गए हैं। समुद्र तल से 13,000 फीट पर स्थित है
बंशी नारायण धाम और पंचपदरी में से एक धाम है, लेकिन कोरोना संकट के चलते फिलहाल विष्णु धाम में दर्शन करना मुश्किल है। तो वन और वन्य जीव को आग और तस्करों से बचाने को लेकर वन विभाग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। लच्छीवाला और थाना रेंज में मॉक ड्रिल की गई। देहरादून वन विभाग के डीएफओ राजीव धीमान के निर्देश पर मॉक ड्रिल कराई गई। तो वन्य जीवों को कैसे बचाया जाए, तस्करों से भी, और यदि आग लगती है तो उसमें, इसको लेकर यहाँ पे एक मॉक ड्रिल की गई, यानी तैयारी की गई। एक ट्रायल किया गया कि कैसे मुश्किल वक्त में यदि कोई संकट या चुनौती आती है तो कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे जानवरों को बचाना है, कैसे वन संपदा को बचाना है। इसको लेकर यहाँ पे मॉक ड्रिल की गई। तो डीएफओ राजीव धीमान के निर्देश पर मॉक ड्रिल की गई। उधर काशीपुर में देर शाम व्यापारी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस फिलहाल मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। तो पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला है उसके आधार पे और दूसरे एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है। आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कल रात काशीपुर से एक शव बरामद हुआ था और उसके बाद ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। अब ये हत्या है या आत्महत्या, इसका हर दोनों एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि एक सुसाइड नोट मिला है, उसका भी बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है, उसे भी समझा जा रहा है। इसके अलावा जांच की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। तो मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है ताकि यदि किसी ने हत्या की है तो कातिल तक पहुंचा जाए, और अगर आत्महत्या की है तो उसके पीछे क्या कारण था, क्यों आखिर आत्महत्या की गई। क्योंकि एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसकी भी पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है। तो काशीपुर का यह मामला है। व्यापारी की लाश मिलने से पूरे इलाके में दहशत है, सनसनी फैल गई। लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है, आला अधिकारी पहुंचते हैं और शव के पास से ही एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह आत्महत्या है या फिर हत्या। देखिए, थोड़ी देर पहले काशीपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि ये प्रतापपुर क्षेत्र में देखिए महेशचंद मासीवाल जो कि चामुंडा विहार के रहने वाले हैं, इनकी डेड बॉडी मिली है। तो सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची और छानबीन करी जा रही है। तब प्रथम दृष्टि सुसाइड लग रहा है, थोड़ा बॉडी का रंग नीला पड़ा हुआ है। इसमें अग्रिम कार्रवाई जो है पोस्टमार्टम करवाने के बाद करी जाएगी।